गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था। उसमें टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए थे, पर मैंने कहा था एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की पीडीएफ मैंने ग्रुप में सेंड कर दी है, उसका वीडियो पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो सभी क्वेश्चंस मैंने चैप्टर में आपको बता दिए हैं। कल चैप्टर 2 का जो आपका टेस्ट होगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 परमाणु एवं अणु। पहला टॉपिक है रासायनिक संयोजन के नियम। लवाइसिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के बाद रासायनिक संयोजन के लिए निम्न 2 नियम प्रतिपादित किए। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। तो पहला नियम लेते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है? तो इसके लिए यहाँ एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। निम्न x तथा y विलयनों का एक युग्म लीजिए। ये x विलयन है, इधर सभी x विलयन है और ये y विलयन है। x में पहला कॉपर सल्फेट है, y में पहला सोडियम कार्बोनेट है। x का पहला दूसरा बेरियम क्लोराइड, y का दूसरा सोडियम सल्फेट, x का तीसरा लेड नाइट्रेट, y का तीसरा सोडियम क्लोराइड। ये युगल दिए हुए हैं। x तथा y युगलों की सूची में से किसी एक युगल के रसायनों के अलग अलग 5% विलयन जल में तैयार करके y के विलयन की कुछ मात्रा को एक शंक्वाकार फ्लास्क में लेते हैं तथा x के विलयन की कुछ मात्रा को एक ज्वलन नली में लेते हैं और इन्हें चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं। ये देखो, ये शंक्वाकार जो है आपके फ्लास्क है, ठीक है। इसमें y विलयन डाल दिया गया है ये, और ये ज्वलन नली है जिसमें x का विलयन डाल दिया गया। ग्रुप में 3-3 दिए हुए युगल, 3 युगल हैं, एक युगल हम कोई सा भी यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। डाल दिया, फिर जो है एक डोरी से जो है इस छोटी ज्वलन नली को बांध रखा है, ठीक है, और एक कोर्क लगाकर इसका मुंह बंद कर देते हैं। अब देखो, पहले इसका वजन हम करते हैं कब? जब x और y विलयन आपस में मिले हुए नहीं हैं, आपस में मिले हुए नहीं हैं, यानी ज्वलन नली को विलय युक्त फ्लास्क में इस प्रकार लटकाया गया है, दोनों विलयन आपस में मिले नहीं, मिश्रित नहीं हो। उस स्थिति में जो है हम इसका वजन कर लेते हैं, ठीक है। फिर अब देखो, अंदर समाहित वस्तु सहित फ्लास्क को सावधानी पूर्वक हमने तोल लिया। अब फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार घुमाते कि x और y के विलयन परस्पर क्या हो जाए, मिल जाए। धागा जो बांध रखा है उससे जो है इस ज्वलन नली का विलयन x जो विलयन है उसे y में मिक्स कर देते हैं, x और y को परस्पर मिला देते हैं। अब जो है यहाँ इस विलयन को पुनः हम तोल लेते हैं, इसका वजन कर लेते हैं। क्या यहाँ कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई? हाँ, रासायनिक अभिक्रिया हुई, यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई। जैसे हमने कोई से भी यहाँ इनमें से विलयन हमने लिए, कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट का विलयन लिया, तो यहाँ रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पर कॉपर कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट का निर्माण होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया यहाँ इन विलयन में हो जाती है, ठीक है। और लेकिन भार में जो है जब हमने इनका वजन किया तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि फ्लास्क के अंदर जो द्रव्यमान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है। तो पहला नियम क्या दिया इन्होंने? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या है ये नियम? किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है, और इस एक्टिविटी से हमने ये सिद्ध कर लिया। अब देखो नियम नंबर 2, स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम को निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। इस नियम को प्राउस्ट ने दिया था। इस नियम के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक तत्वों से
कोई भी यौगिक निर्मित होता है तब इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो। इस नियम के अनुसार शुद्ध रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। उदाहरण के लिए जल यहाँ लिया है। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, यानी कि इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो का अनुपात लेते हैं, हाइड्रोजन के कितने 2 परमाणु, ऑक्सीजन के कितने, तो अनुपात हुआ 2:1। अब इनका द्रव्यमान का अनुपात लेते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 का 2, ऑक्सीजन का 16। इसको हल किया हमने, 2 एकम 2 1 और ये कितना हो गया 8, यानी कि इनमें अनुपात कितना आता है 1 हाइड्रोजन का और 8 ऑक्सीजन का। तत्वों का अनुपात 2:1 है और इनके द्रव्यमानों का अनुपात जो है वो क्या है 1:8। क्लियर है। चाहे जल का स्रोत कुछ भी हो, अनुपात यही आएगा। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन होता है तो 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन सदैव प्राप्त होगी। 9 ग्राम जल है, उसका अपघटन किया, विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अपघटित हो जाएगा। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में यह अभिक्रिया होगी H2O। यहाँ विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित कराया तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। समीकरण क्या होना चाहिए संतुलित, ये संतुलित कर दिया तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो हमने जो अपघटित हुए पदार्थ तत्व हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनका वजन किया तो 1 ग्राम तो हाइड्रोजन बनी और 8 ग्राम या क्या बनी ऑक्सीजन प्राप्त हुई हमें। इसके अतिरिक्त अब हम क्या करते हैं 3 ग्राम हाइड्रोजन को 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलाकर मिश्रण बनाते हैं, सुलगाते हैं, यानी कि तो 9 ग्राम जल बन जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या करेंगे जल बनाएंगे। तो यहाँ 3 ग्राम हाइड्रोजन है और 8 ग्राम ऑक्सीजन है, तो क्या होगा 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगी और 2 ग्राम हाइड्रोजन जो है अनुपात 1:8 है, तो यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ संयोग कर लेगी। 2 ग्राम हाइड्रोजन बिना किसी अभिक्रिया के शेष बच जाएगी। इस प्रकार बने जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा ही क्या होगा 1:8 ही होगा। तो इनका अनुपात स्थिर है, तो ये क्या है स्थिर अनुपात का नियम, या कह सकते हैं निश्चित है तो इसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। अब लेते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो देखो डाल्टन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार करते हैं। इसके मुख्य बिंदु या मुख्य अभिग्रहित जो होते हैं वो निम्न है। पहला, तत्व अति सूक्ष्म, तत्व जो होते हैं वो अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बनता है और वो अति सूक्ष्म अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है परमाणु। सेकंड है, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण क्या होते हैं समान होते हैं। दिए गए तत्व में जितने भी परमाणु हैं उनके द्रव्यमान और रासायनिक गुण क्या होंगे समान होंगे। थर्ड है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, भाई तत्व अलग अलग हैं तो उनके परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण भी क्या होंगे भिन्न भिन्न होंगे। फोर्थ क्या कहता है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में छोटी पूर्ण संख्या अनुपात में संयोग करते हैं तो यौगिक बनते हैं। और फिफ्थ में क्या कहा है, दिए गए यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित रहते हैं। नंबर 6 जो है, किसी भी तत्व के परमाणु का सर्जन, विनाश या दूसरे तत्व के परमाणुओं में रूपांतरण नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट लेते हैं खंड 3.1 पर आधारित पाठ्य पुस्तक के प्रश्न यहाँ दिए हुए हैं। न्यूमेरिकल है, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है, 6 ग्राम एसिटिक अम्ल है, अभिकृत होते हैं यानी कि अभिक्रिया करते हैं। कौन कौन, सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक अम्ल। और ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक या क्रियाकारक कहलाते हैं। तो यहाँ सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक अम्ल अभिकृत हो रहे हैं यानी कि ये दोनों क्या हैं अभिकारक हैं। फिर 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एसिटेट और 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। अभिकारक अभिक्रिया करके
जो है उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी कि अभिक्रिया संपन्न होने के परिणाम स्वरूप जो नया पदार्थ बनता है वो उत्पाद या क्रियाफल कहलाता है। और यहाँ उत्पाद के रूप में 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट और 0.9 ग्राम जल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाई कि परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। यानी कि अभिक्रिया होने से पहले यानी कि अभिकारक का द्रव्यमान और अभिक्रिया होने के बाद क्या बना, उत्पाद, यानी उत्पाद का द्रव्यमान यदि समान है तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार ही ये अभिक्रिया हुई है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू हो जाता है। तो चेक करते हैं यहाँ। तो देखो यहाँ मैंने कहा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट कितना था यहाँ 5.3 ग्राम, कितना है 5.3 ग्राम लिख लिया। एसिटिक अम्ल कितना था 6 ग्राम, और यहाँ पर सोडियम एसीटेट 8.2 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड कितने 2.2 ग्राम और जल कितना है 0.9 ग्राम है। ठीक है, कितना है 0.9 ग्राम। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये तीर के चिन्ह के इस तरफ, ये सभी तीर के चिन्ह के इस तरफ यानी कि यहाँ से ये सभी क्या हैं अभिकारक, तीर के चिन्ह के इधर ये सभी क्या है उत्पाद, ये सभी क्या है उत्पाद। तो इस साइड अभिकारक की तरफ का द्रव्यमान का योग कर लेंगे, इन दोनों का योग कर लेंगे तो कितना हो गया 5 और 6 11.3 ग्राम हो गया। ठीक है, अभिकारकों का द्रव्यमान कितना है 11.3 ग्राम। अब दूसरी तरफ उत्पाद के द्रव्यमानों का योग कर लेंगे, यानी कि 8.2 प्लस 2.2 और प्लस 0.9, तो 0.9 और 0.2 0.11 और 13 हो गए, यानी कि 1.3 हो गया। ये 1.3 1 को कैरी कर दिया तो क्या बचा यहाँ 0.3, 2 और 8 10 और 1 11, ये भी कितना हो गया 11.3, कितना हो गया 11.3। तो देखो यहाँ अभिकारकों का कुल द्रव्यमान 11.3 और उत्पादों का कुल द्रव्यमान भी कितना हुआ 11.3। अभिक्रिया होने के पहले पदार्थों का द्रव्यमान और अभिक्रिया संपन्न होने के बाद जो है उत्पादों का द्रव्यमान यहाँ क्या है समान है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। तो इस अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों का द्रव्यमान समान है, अतः यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। तो देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बना रही है। 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करके 9 ग्राम जल बना लेती है। ठीक है, तो यहाँ चूंकि 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन कितनी है 8 ग्राम, कितनी है 8 ग्राम। भाई यहाँ पर 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन कितनी चाहिए 8 ग्राम, इसलिए 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन 8 गुणा 3 यानी कि 24 ग्राम ऑक्सीजन की यहाँ आवश्यकता होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, अतः 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ ये बता दिया मैंने 24 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। द्रव्यमान अनुपात 3:24 हो गया, इसको हल करेंगे 3 एकम 3 और 3 × 24 वही 1:8 प्राप्त हो जाता है। अतः यह अभिक्रिया स्थिर अनुपात के नियम का अनुसरण करती है। नेक्स्ट देखो, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण नियम का परिणाम है। तो देखो डाल्टन के सिद्धांत का दूसरा अभिग्रहित, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं जो रासायनिक क्रिया में न तो सर्जित होते हैं यानी निर्माण नहीं होते और न ही उनका विनाश होता है। तो ये जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार है। डाल्टन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा विग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। तो देखो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं और किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। परमाणु सिद्धांत का यह अभिग्रहित निश्चित अनुपात नियम की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, परमाणु क्या होता है। परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। अधिकांश तत्वों के परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं और स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। केवल उत्कृष्ट गैसों या नोबल गैसेज
नोबल गैसेज या उत्कृष्ट गैस जो है वो वर्तमान में जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें समूह 18 में पाई जाती हैं, यानी समूह 18 के तत्व क्या हैं, उत्कृष्ट गैस हैं, नोबल गैस हैं। जैसे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन आदि सभी क्या हैं, ये उत्कृष्ट गैसें हैं। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि नहीं तो उत्कृष्ट गैसों के नाम लिखिए, तो आपका आंसर होगा हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन में से कोई दो। नेक्स्ट है परमाणु बहुत छोटा होता है। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है और एक नैनोमीटर जो है वो 1/10⁹ मीटर, या कह सकते हैं 1 नैनोमीटर जो है वो 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर 1/10⁹ मीटर, या कह सकते हैं 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। तो 1 मीटर बराबर क्या हो गया, 1 मीटर बराबर जो होता है वो 10⁹ नैनोमीटर होता है। 10⁹ लिखा हुआ है यहाँ, नैनोमीटर होता है। नेक्स्ट देखते हैं आपेक्षिक आकार दिए हुए त्रिज्या मीटर में है। 10⁻⁻10 मीटर हाइड्रोजन का परमाणु, 10⁻9 मीटर वाला जल का अणु, 10⁻8 मीटर त्रिज्या हीमोग्लोबिन का अणु, 10⁻4 मीटर रेत का दाना, 10⁻2 मीटर चींटी, 10⁻1 तरबूज, ठीक है। उदाहरण इनके आपेक्षिक आकार, इनकी त्रिज्याएं दी हुई है, ठीक है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक, तो देखो भाई डॉल्टन के अनुसार प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था और बर्जिलियस के अनुसार प्रतीक तत्वों के नामों के 1 या 2 अक्षरों से प्रदर्शित होता था। डॉल्टन ने तो क्या कहा, प्रतीक तत्व के एक परमाणु से प्रदर्शित होता था पहले, लेकिन वर्तमान में बर्जिलियस सिद्धांत लागू है तो बर्जिलियस के अनुसार प्रतीक तत्वों के नामों के 1 या 2 अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है और वर्तमान में यही लागू है। तो देखो पहले डॉल्टन ने क्या किया था, डॉल्टन के अनुसार डॉल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक यहाँ दिए हुए हैं। ये हाइड्रोजन का प्रतीक है, ठीक है, ये कार्बन का था, ये ऑक्सीजन का, ये फास्फोरस का प्रतीक, फास्फोरस को इससे दर्शाते थे, सल्फर को इस चिन्ह से दर्शाते थे, आयरन के लिए ये बनाया जाता था, कॉपर के लिए ये साइन बनाया जाता था, शीशा का प्रतीक ये है, सिल्वर का ये था, गोल्ड का ये, प्लेटिनम का ये और पारे का प्रतीक ये था। ये डॉल्टन ने सुझाए थे, लेकिन वर्तमान में जो प्रचलित है ना उस बर्जिलियस के अनुसार पहले या दूसरे अक्षर, पहले या पहला जैसे सेम आ जाते हैं तो पहले 2 अक्षर ले लेते हैं। कुछ के नाम जो है लैटिन नाम के आधार पर भी उनके प्रतीक रखे गए हैं। तो प्रारंभिक तत्वों के नाम उनके व्युत्पन्न स्थानों के नाम पर किए गए। उदाहरण के लिए कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ, कुछ तत्वों के नाम विशिष्ट रंगों से लिए गए, ठीक है। लेकिन आजकल जो है ना IUPAC तत्वों के नामों को स्वीकृति प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नामकरण के लिए कौन सी पद्धति काम लेते हैं, IUPAC जो है ये तत्वों के नामों को स्वीकृति प्रदान करती है। IUPAC का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री का पूरा नाम है। पूछ लिया जाता है IUPAC का पूरा नाम लिखिए तो आपका उत्तर होगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर है। नेक्स्ट है किसी भी प्रतीक को सदैव बड़े अक्षर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। प्रतीक में 2 अक्षर ले रहे हैं तो पहला तो क्या आएगा, बड़े में कैपिटल लेटर होगा और दूसरा क्या होगा, स्मॉल लेटर होगा, छोटे अक्षर में लिखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हाइड्रोजन तो एक ही है तो बड़े में लिखा जाए कैपिटल लेटर। एल्यूमिनियम में 2 हैं, A और L, तो ए तो कैपिटल होगा और L स्मॉल होगा। कोबाल्ट में 2 हैं, C और O, C कैपिटल, O स्मॉल होगा। कुछ तत्वों के प्रतीक लैटिन या जर्मन भाषा में बने, जैसे लोहे का प्रतीक Fe है, लोहे का प्रतीक क्या है यहाँ, Fe है। तो देखो यहाँ कुछ तत्वों के प्रतीक दिए गए हैं। तो देखो एल्यूमिनियम का क्या है, Al है, ऑक्सीजन का O, गोल्ड का Au, बेरियम का Ba, सिलिकॉन का Si, आयोडीन का I, ब्रोमीन का Br। नेक्स्ट है सोडियम का Na, लेड का Pb, क्लोरीन का Cl, यूरेनियम का U, नियॉन का Ne, कॉपर का Cu। ऐसे ही देखो यहाँ फ्लोरीन का F, ऑर्गन का Ar,
पोटेशियम का K, हाइड्रोजन का H, बोरॉन का B, चांदी सिल्वर का Ag, आयरन का Fe, कैल्शियम का Ca, सल्फर का S, मैग्नीशियम का Mg, कोबाल्ट का CO, जिंक का Zn और नाइट्रोजन का N जो है प्रतीक है। लैटिन नामों पर आधारित कुछ तत्वों के प्रतीक ये पूछे जाते हैं भाई। प्रतीक याद होने चाहिए आपको कम से कम 1 से 30 तत्वों के, ठीक है। मैंने सारणी इसकी भेज दी है पहले भी। अब देखो नेक्स्ट तत्व लैटिन नाम और प्रतीक दिया हुआ है। सोडियम S से शुरू होता है लेकिन इसका प्रतीक Na क्यों? क्योंकि इसका लैटिन नाम क्या है? नेट्रियम। क्या है? नेट्रियम, इसलिए Na लिखा जाता है इसका प्रतीक। आयरन Fe लिखा जाता है इसका प्रतीक, जबकि आयरन तो I से शुरू होता है, तो इसका लैटिन नाम थेरम है, इसीलिए इसका प्रतीक Fe लिखा गया है। सिल्वर S से शुरू होती है स्पेलिंग, लेकिन इसका प्रतीक Ag है क्यों? क्योंकि इसका लैटिन नाम अर्जेंटम है, तो अर्जेंटम के आधार पर इसका प्रतीक Ag लिखा गया है। इसी प्रकार से देखो गोल्ड जी होना चाहिए था, लेकिन इसका लैटिन नेम ओरम है, इसीलिए इसका प्रतीक क्या है? Au है। क्या है? Au। लेड प्लम्बम Pb इसका प्रतीक है। कॉपर क्यूपरस इसलिए इसका प्रतीक Cu है। पोटेशियम केलियम, यहाँ से नहीं आएगा, म आएगा केलियम। क्या है? केलियम, इसीलिए इसका प्रतीक क्या है? K है। क्या है? K। टीन स्टेनस, इसीलिए इसका प्रतीक Sn है। मरकरी हाइड्रोजियम, इसीलिए इसका प्रतीक क्या है? Hg है। क्या है? Hg। इस प्रकार से जो है लैटिन नामों से जो है कुछ तत्वों के प्रतीक लिखे गए हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने कहा है कल आपका चैप्टर 2 का क्लास टेस्ट होगा, तो मुझे उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तैयारी करोगे और पूरी निष्ठा से ईमानदारी के साथ जो है ये टेस्ट आप दोगे। टेस्ट पेपर मैं ग्रुप में सेंड करूँगा, आंसर शीट आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। तो तैयारी करें, अच्छे से करें। चैप्टर 3 में नेक्स्ट क्लास जो है परसों होगी, तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।